हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलती है वेक्टर क्वांटिटी। और इसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी प्रॉपरली बताएंगे। तो इसके लिए लेफ्ट थंब हैंड रूल होता है। अगर किसी को डायरेक्शन पता करनी है तो जैसे कि मान लो अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, और जो वेक्टर होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो सीधी सीधी सी बात इतनी होती है क्रॉस प्रोडक्ट में कि दो दो वेक्टर होते हैं। मान लो दो वेक्टर ये हैं, सी पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। अब जिस वेक्टर से आ रहे हैं उस वेक्टर की तरफ से डायरेक्शन लेते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है ना, राइट हैंड थंब रूल, ये होती है क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर की डायरेक्शन। खैर, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को, जिससे कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके। हाँ, कल जाते आते मैंने क्वेश्चन दिया था करने के लिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे ताकि थोड़ा सा देखा जा सके एप्टीट्यूड पार्ट कितना स्ट्रांग है अभी। अब अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं, देन इट विल बी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड देन cos थीटा। तो ये हो जाएगा। अब ए डॉट बी करूंगा, ठीक है। तो आपको ए डॉट बी करूंगा, देन इट विल बी 6a। कोई बच्चा पूछेगा सर ऐसे कैसे, आपको कैसे पता। तो ये ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। तो दिस इज 6a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, बताइए। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म। जस्ट वेट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 से ये वाला 6 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ रूट 6 रह जाएगा इससे। a इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b प्लस 10 स्क्वायर c कॉस थीटा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, कॉस थीटा को इधर की तरफ भेजेंगे, तो 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b प्लस 10 स्क्वायर c इज इक्वल टू 6a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब
इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी आपसे, तो आप मुझे बताइए cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, +1। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमल वैल्यू तो मैक्सिमम, ओके, हमसे पूछी थी मिनिमम वैल्यू। ओके ओके ओके, तो देखो cos थीटा की मैक्सिमम हो या मिनिमम वैल्यू +-1 जा सकती है, लेकिन स्क्वायर है तो +1 ही रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू विल बी 6a²। मतलब आपको किसी पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, आप नीचे वाले पार्ट की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लो। सॉरी, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो नीचे वाले की मैक्सिमम वैल्यू लो। आपको निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, 6a² अपॉन cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि मुझे ओवरऑल इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो मिनिमम जब चाहिए होता है ना, तो अपॉन में मैक्सिमम का भाग लगा दो, तो cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। सो 6a² will be the minimum value. This is the answer. क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 6a² अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6a²। ये थी मध्य की बात यहाँ पे। ठीक है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए और मुझे बताइए, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या है, यहाँ पे एन कैप है डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो बेसिकली एन कैप यहाँ पे, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2, अगर कभी कोई आपसे कहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो गया, तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है कि ये थीटा की वैल्यू 0 हो गई हो। मतलब, और थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब समझ रहे, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। दैट इंप्लाइज ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि ए वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। बस इतना ही है। नंबर 3,
आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब बात आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो मेथड। तो सपोज करो आपका ए वेक्टर आपको गिवन ही है, A1 आई कैप प्लस B1 A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। फिर आते हैं बी वेक्टर, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, B3 के कैप। ठीक है, दैट इम्प्लाइज A vector cross B vector is I cap, J cap, K cap। A1, A2, A3, B1, B2, B3। अब I cap, I cap को कैसे करेंगे? तो A1, अब I cap वाले उसको कॉलम को गायब कर दो और इनको देखो A2 इंटू B3, A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। हो गया। अब करो J कैप को। अब सोचो कि जे कैप को अगर मैं गायब करूं तो A3 और B3 तो यहां है। इमेजिन करो A2, सॉरी A1 और B1 इधर है। इमेजिन करो A1 और B1 इधर है। इन दैट केस A3 इंटू B2, सॉरी A3 इंटू B1, सॉरी A3, ये वाले लाइन को इधर की तरफ इमेजिन करके चलो। A3 इंटू B1 माइनस B3 इंटू A1। ठीक है, प्लस अब के कैप को पकड़ो, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका। अभी एग्जांपल भी करवा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5, मान लो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जो वेक्टर है उसके ही इक्वल होगा। तो मान लो वो जो भी वेक्टर है वो वेक्टर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स की जगह डाउनवर्ड्स भी तो हो सकती है, तो लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा। भाई अगर डायरेक्शन या लैम्बडा या तो नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्शन अगर अपवर्ड हुई तो ठीक है, अगर डाउनवर्ड हो गई मतलब डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट हो गई तो ये चेंज हो जाएगा।
बताइए। ओके, आगे बढ़े। हाँ, ओके, देन a vector perpendicular to the plane A vector and B vector. That implies plus minus A vector cross B vector upon A vector cross B vector. बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? नंबर 7, मतलब यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है ना? ए यूनिट वेक्टर, यहां यूनिट वेक्टर लगा लीजिए। ओके, यूनिट वेक्टर। अगर मान लो यूनिट वेक्टर निकालना है तो सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का उसमें भाग लगा दो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन साइड्स आर A vector cross B vector. Hmm. Okay, so this is H 0, O ये थीटा, ये B, ये A, उल्टा लिख दिया, B and this is A. Okay, so this is your A vector का मैग्नीट्यूड, this is your B vector का मैग्नीट्यूड, ठीक है? In triangle OPB, अब इसे इन ट्रायंगल OPB देखते हैं जरा। साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज H अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही बात है? Then height can be written as B vector into sin theta. हाइट पता लग गई मुझे। ओके, नाउ द एरिया इज, एरिया पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब बेस क्या था भाई? बेस तो था आपका यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाइट h, तो जगह 1/2। अब ये इनटू का साइन है, ठीक है ना? इसे क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आपको याद आ रहा होगा, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। दिस इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 इंटू ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर।
तो मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। मान लो कोई आपको दिया हुआ है ट्राइंगल, आप जा रहे हो यहां से और यहां तक, और आपसे कोई पूछ ले बताओ ये, आपको सिर्फ ये ओरिजिन है ओ, ये आपका ए वी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, आपसे कोई पूछ ले भैया इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, क्या कैसे करोगे? 1/2 एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, खत्म। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। नंबर 8, नंबर 8 है एरिया ऑफ ट्राइंगल when vertices are a vector, b vector, c vector। ठीक है, ओके। सो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, सपोज करो आपको दिया हुआ है ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर इज सी वेक्टर। ये आपको दी हुई है कुछ मेजरमेंट्स। अब आपको निकालना है यहां पे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी। कहने का मतलब है आपको कोई ऐसा वेक्टर मिले, ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ये ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है यहां पे, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ए वेक्टर, मतलब ओरिजिन से आने वाला ओ ए, ये ओरिजिन से आने वाला ओ बी, ये ओरिजिन से आने वाला ओ सी। मतलब ऐसा समझो कि ये जो ये ओरिजिन से आ रहा है ओ ए, ये ओरिजिन से आ रहा है ओ बी, और ये ओरिजिन से आ रहा है ओ सी। थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है। क्या करूं? ठीक है, इसको आप समझ लो कि ये सीधी लाइन है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से दिस इज योर ओरिजिन, और इस ओरिजिन से 3 लाइनें निकल रही हैं। अब इन 3 लाइनों से मिलने वाले वेक्टर को हम पकड़ेंगे, और ये ए बी सी ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये इसके वो लिखे हुए हैं आपके एक तरीके से सिंबल्स, या फिर मैं कहूं उनको मेंशन करने के लिए पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको देखो, आपको पता करना है ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे पता करोगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दूसरा कौन सा वेक्टर पता करोगे? ए सी वेक्टर। समझदारी तो यही कहती है। ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और फिर इन दैट केस आपको पता करना है, तो आपको सिंपल एरिया पता ही है। एरिया इज 1/2 ए बी वेक्टर। देखो आपने, आपको ये पता लग गया कि भाई ए से लेके सी तक जाने वाला वेक्टर, ए से लेके बी तक जाने वाला वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, देन यू विल गेट एबीसी का एरिया। तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, सो दैट विल बी 1/2 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बताइए, देन अब इसको और ओपन करोगे इस वेक्टर को, तो व्हाट विल यू गेट? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर
सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये सिंबल बनाते हैं इसका, ठीक है। तो सपोज करो आपको गिवन है ये, आपको दो वेक्टर गिवन है, सपोज करो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर वी बी, ठीक है। तो ये जैसे ओ है, तो आपने ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया, लेकिन आपको पकड़ना था इससे बनने वाला पैरेललोग्राम। तो इतनी ही जैसे ओ ए लेंथ का लाइन में खींचूंगा इधर, और ओ बी लेंथ की, ओ बी वेक्टर लेंथ की लाइन में खींचूंगा इधर, बताइए आपको नहीं लगता ये और ये इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होना चाहिए? तो अगर मुझे प्रॉपर पूरे के पूरे, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, आमने सामने की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल जरूरी नहीं है कि एंगल 90, कम भी हो सकता है, लेकिन आमने सामने की जो लेंथ होंगी वो बिल्कुल सेम। तो आप करो, या आप एक एक ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एरिया निकाल लो, जितना इसका एरिया उतना ही उसका एरिया क्योंकि आपने कायदे से अगर यूं करके काटोगे तो बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में कटेगा। तो ये कटेगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और आपको अच्छे से पता है इसका मतलब ये हो जाएगा ओ ए वैक्टर क्रॉस ओ बी वैक्टर। मतलब अगर आपको ऐसे दो साइड्स पता है तो इन दो साइड से ही काफी है पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का आप एरिया निकाल सकते हो। बताइए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आप लोगों को हो तो प्लीज मुझे बताइए। सर पॉइंट नंबर 6 एक बार एग्जांपल के साथ, ओके। पॉइंट नंबर 6, अरे रुको रुको, आप लोग डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो, मतलब इस तरीके से रेज हैंड पे, आप रेज हैंड पे डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो? सॉरी ये फोर था, दैट वाज माय मिस्टेक, ये फोर था। अगर आप यहाँ 9 का भी इस्तेमाल करोगे तो 9 प्लस 1 तो फिर ये हो जाएगा 6/√11। कुछ नहीं है, वो फोर था, दैट वाज। अगर आप यहाँ 9 का भी इस्तेमाल करोगे तो 9 + 1 + 1 11 हो जाएगा। मैंने जस्ट अभी भी देखा आप लोगों के डाउट, तो कुछ नहीं है, 6/√11 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6/√11, सॉरी 36/11। ओवर आंसर आया 36/11 ए स्क्वायर। अगर वो 9 से करोगे तो 36/11 आंसर आ जाएगा नंबर का, ठीक है। कहां पे माइनस जे आएगा, कहां पे माइनस जे आएगा, प्लीज मुझे बताइए कहां पे माइनस जे आएगा भाई, कहां पे माइनस जे होगा बताओ मुझे। अच्छा यहाँ पे, अच्छा आप लोग यहीं अटके हो अभी, काफी बच्चों ने, ओके। देखो ऐसा होता है कि काफी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। कई लोग पता है कैसे यूज करते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को, वो ये मान के चलते हैं कि मुझे आई कैप निकालना है, तो आई कैप क्या आएगा, सिंपल वही तरीका जो मेरा था, A2 - B3, A2 B3 -B2 A3, फिर वो आई फोर आता है जे कैप के साथ। मैंने जे कैप पॉजिटिव लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला आप A1 और B1 को इधर इमेजिन करो। लेकिन काफी सारे टीचर्स ऐसे करते हैं, या फिर काफी सारे मैथमेटिशियंस ऐसे करते हैं कि माइनस के जे कैप लिखेंगे और कहेंगे अब तुम डायरेक्ट A1 B3 करो, यहीं से A1 B3 और B1 A -B1 A3। आप माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे ना तो आपको यही मिलेगा वापस, चाहो तो करके देख लो। अगर आप इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करते हो तो आपको यही मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉल्व करने के तरीके हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
मेरे को बचपन से आदत है E1 और B1 इधर इमेजिन करके चलने की, क्योंकि मैं वही क्रॉस प्रोडक्ट लाता हूँ सीधा सीधा, हर कोई प्लस 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 प्लस, सिंपल खत्म। मतलब मैंने शुरू से ही कैलकुलेशन इसी तरीके से सीखी है ये, तो मेरे दिमाग में उसी तरीके से चलती है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, सब कुछ तो, किसी को कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है खत्म। अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बाद एक और चीज होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे मैं इसको स्किप कराने की सोच रहा था, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, और हाँ, आपकी सीयूटी पीजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है आपके जो अनुराग सर हैं वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, लीनियर अलजेब्रा और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सेवरल वेरिएबल जैसे टॉपिक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ये बेसिक पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, एग्जामिनर आपसे ये मान के चलेगा कि आपको बेसिक पहले से ही आता है, अब सीधे पॉइंट के क्वेश्चंस में इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब आते हैं जरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? चलो ओके, और इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें कुछ अब नई चीज आएंगी, एक साथ ही डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों देखने को मिलेंगे अगर आप इस तरीके से करते हो। अब देखो शफलिंग कैसे करेंगे, मैं ए को उधर भेजूं, मतलब बी को इधर निकाल लें, सी वेक्टर क्रॉस ए, फिर इसको इधर, ठीक है ओके बताइए। तो अब देखो ये ट्रिपल प्रोडक्ट का वो है तरीका करने का। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो इसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। खैर अब यहाँ पे एक चीज होती है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम। ये सिंबल बनाया है, ये सिंबल काफी है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, नाउ द मेथड। तो मेथड कुछ ऐसा है कि अगर आपको बॉक्स प्रोडक्ट दिया जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इसका मतलब आप एक मैट्रिक्स लो और उसमें इस तरीके से स्टार्ट करो। सबसे पहले ए वेक्टर को A1 A2 A3, फिर सेकेंड पे बी B1 B2 B3, फिर है सी C1 C2 C3। क्लैरिटी है यहां तक? बताइए मुझे, बस इतना ही होता है ये। अब मिली थोड़ी चाली करना, if a vector
बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। दैट इम्प्लाइज ए वेक्टर, कोप्लेनर का मतलब समझ रहे हो? ये कोप्लेनर मतलब है ये एक ही प्लेन पर है। अगर ये कोप्लेनर होंगे तो पक्का इन दोनों में से, जैसे मान लो बी और सी कोप्लेनर है, ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कहने का मतलब है कि इनका दो का क्रॉस प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर होगा। इन शॉर्ट दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। रीजन, ये जो सी वेक्टर है दैट कैन बी इज इक्वल टू लैम्बडा ए फैक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने ले लिया ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, मतलब कोई भी देखो इस बॉक्स ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट में मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर रिपीट हो गए और दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लग गया, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये जीरो कर देगा इसको। तो इसका मतलब अगर इट डजंट मैटर कि ए वेक्टर रिपीट हो रहा है या बी वेक्टर रिपीट हो रहा है, तीन में से कोई भी दो आपस में सेम हो गए या फिर कोप्लेनर हो गए तो बॉक्स प्रोडक्ट विल बी जीरो। मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ये कोई चार कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना? या फिर हाँ, देन नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग, वी डोंट नीड दैट रिजल्ट। ये यहीं पर खत्म हो गया। अच्छा, एक और चीज, अगर कभी भी कहीं भी आपको आर वेक्टर अगर मानना होगा तो आप मान के चलोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लो अगर आपको आर वेक्टर दिया जाता है देन आर वेक्टर का सीधा सीधा एक ही मतलब होगा हर बार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है? अब आते हैं जरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में थोड़े से क्वेश्चन, अब देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ रूल्स करवाने के बाद हम सीधा सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है? अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किए और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किए, तो इनके जरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका मतलब होता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड in the plane of बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आप सोचोगे सर ये थोड़ा, अब देखो उसको विजुलाइज करवाते हैं, ठीक है ना। मान लो हमने ये 3 पेन लिए, ठीक है। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। ये आपका सी वेक्टर है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, अब देखो बी और सी एक साथ है, ठीक है। अब जब बी क्रॉस सी वेक्टर लेंगे तो ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब क्या है, मान लो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर मान लो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे ये है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका बी और सी वेक्टर, तो आपका बी क्रॉस सी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। फिर एंट्री होगी ए वेक्टर की। अब मान लो आपका ये ए बी क्रॉस सी वेक्टर ये जा रहा है, इन दैट केस आपका ए वेक्टर कहता है भाई हम तो यूं जा रहे हैं। मान लो एट द सेम टाइम ए वेक्टर कह रहा है कि भाई अगर मान लो बी क्रॉस सी यूं जा रहा तो ए वेक्टर कह रहा है हम यूं जा रहे हैं, तो अब इन दोनों की हेल्प से बनने वाला जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर जो एक और वेक्टर निकलेगा वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। इसे थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो आप अपने मन में, इसे आप थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो कि आपने ए क्रॉस बी से एक प्लेन बना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, अब जो वेक्टर आया है उसका और ए का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो मिलके एक प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। कितने लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं? नम्रता, जो यूट्यूब पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया है ना वो सीयूटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूरा परफेक्ट है। बताइए मुझे, प्लीज मुझे बताइए अरे मुझे बताओ यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ये बताओ मुझे यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं। कुछ तो बोलो, मुझे समझ में तो आए। चलो डायग्राम बना देते हैं। सपोज करो ये जा रहा है आपका बी वेक्टर, ये जा रहा है आपका सी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींचूंगा, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनेगा। ये वेक्टर होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इस वेक्टर की पता है खासियत क्या है? ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस वेक्टर की पता है खासियत क्या है? ये जो है ये सी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और बी के साथ भी। इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो, मतलब आपके बी और सी वेक्टर इस प्लेन पे रखे हुए हैं, इसके ऊपर की तरफ जा रहा है बी क्रॉस सी, ठीक है भाई। फिर कहानी में एंट्री होती है किसकी? ए वेक्टर की। अब ए वेक्टर कह रहा है कि भाई हम जा रहे हैं यूं, ए वेक्टर कहेगा भाई हम जा रहे हैं यूं। फिर हम इससे कहेंगे कि भाई ए वेक्टर अगर तुम यूं जा रहे हो तो तुम दोनों के
तुम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर मान लो मुझसे कोई कहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि अभी तो ये अपने आप में एक वेक्टर है, तो इन दोनों को जब मैं ऐसे मिलाऊंगा, सपोज करो फिर मैंने एक ऐसा प्लेन ऐसा ढूंढ लिया, ये ठीक है, सपोज करो मान लो मैंने ये प्लेन ऐसा ढूंढ लिया। अब इस प्लेन पे मुझे बी क्रॉस सी भी दिख रहा है, इस प्लेन पे मुझे ए क्रॉस बी भी दिख रहा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकलने वाला वेक्टर मतलब इनके परपेंडिकुलर निकलने वाला वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर। और इसकी पता है खासियत क्या होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बी क्रॉस सी के साथ भी, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ए के साथ भी। कितने लोगों को विजुलाइज हो रहा है अभी, ये बताओ मुझे। ये पता है मैं क्यों बना रहा हूं अभी, क्योंकि जब वेक्टर कैलकुलस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला से ज्यादा आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की टफनेस मतलब क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वहां पे आप लोगों को फॉर्मूला लगाने से ज्यादा फोकस ये करना पड़ेगा कि भाई ये डायग्राम बन कैसे रहा है, ये वेक्टर जा किधर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, उसके बाद ही सही आंसर निकल पाएंगे। तो इसलिए अभी से ये थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करना स्टार्ट करो। पहले मुझे बताओ, ये आप सब लोगों को विजुलाइज हो रहा है ना कि ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको देखते हैं ये सॉल्व होता कैसे। मेथड, तो मेथड है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए डॉट सी डॉट बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर is lambda times of b vector minus mu times of c vector. Now, if x comma y comma z are any scalar and I cap, j cap, k cap are known coplanar unit vector, ठीक है, r vector is x I cap plus y j cap plus z k cap. So if a vector cross b vector cross c vector are these are three coplanar vectors, ठीक है, तो in that case r vector is x a vector y v vector
ZC vector. And R vector can be written as XA vector plus by V vector plus Z. C वेक्टर को क्या लिखेंगे? A क्रॉस B. कोप्लेनर है ना? अरे यार, आंख में कुछ चला गया लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ, अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? अब करते हैं जरा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे u वेक्टर इज i कैप माइनस के 2j कैप प्लस 3k कैप। v वेक्टर इज माइनस के 4i कैप प्लस के 7j कैप माइनस के 11k कैप। c वेक्टर इज 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस k कैप। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो आपको अच्छे से पता है ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, u वेक्टर डॉट b वेक्टर c वेक्टर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसे +1 माइनस के 2 3 माइनस के 4 7 माइनस के 11 5 9 माइनस के 1 -7। अब इसका सॉल्व कर लीजिए। आपको बच्चा कैसा है, देखो इस तरह की मैट्रिक्स का वो तो निकाल लोगे ना आप, कि 1 टाइम्स ऑफ -7 माइनस माइनस के 99 तो +99 हो जाएगा। फिर उसको पकड़ लो, अब -2 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस के 2, ये हो जाएगा कितना? अब माइनस माइनस +4 माइनस माइनस प्लस के 55 59 प्लस के 3 कितना हो गया? 9 चौक 36 माइनस के 36 माइनस 5 35 71। तो ये हो गया आपका टोटल 92 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 59 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 71। लेकिन ये माइनस का साइन आया तो ये माइनस का साइन बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। एंड योर आंसर विल बी कितना? सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 92 प्लस 120 में से 2 गए वो 118 माइनस 3 और जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा, इधर 8 गए कितने? 210 माइनस 213 माइनस के 3 आ रहा है आंसर। और देखो ये हम क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो जो वॉल्यूम एरिया वगैरह होते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यूज होती हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3। ये बेसिकली, आप एक बात सोचो, कभी आपने देखा किसी का वॉल्यूम नेगेटिव हो? तो अगर कभी ऐसा ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव आ भी रही हो तो उसको पॉजिटिव बना दो। सो 3 इज द आंसर। क्या यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को? प्लीज बताइए मुझे, क्या यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो तो बताओ। ये था क्वेश्चन।
कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस करवाएंगे कल, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपका हो ही चुका है। अब कल हम सीधे आएंगे स्केलर फंक्शन वो वेक्टर फंक्शन पे, ठीक है ना, और डाइवर्जेंट कर्व पे। ये जितना बेसिक होना था आज हो चुका है, इससे ज्यादा बेसिक की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। क्या किसी को इससे ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक खत्म हो चुका है। इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद प्रॉपर हम डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट इन सब पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उस मोमेंट पे कर्ल हो गया, इरेशनल वेक्टर हो गया, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको। सोलेनॉइडल वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें होती है सब आपको बताई जाएंगी। तो आज ये आखिरी दिन था आपका, जिस दिन आपको ये बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। बेसिक्स आपके खत्म हो चुके हैं। कल से मेन सीधे टॉपिक पे आएंगे, जब मैं स्टार्ट करूंगा स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन। बट उससे पहले कल थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक्स की। ठीक है, ठीक है, फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सर टेस्ट मैं उनको बोल देता हूँ, अनुराग सर को बोल देता हूँ। ठीक है सुमित, इट्स ओके। चलो बाय गाइस, यू टेक केयर।